नहीं, ये गलतफहमी है। अब नहीं मिलती, अब नहीं मिलती। अब सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है कॉमर्स स्टूडेंट को अब, और अगले 10 साल तक ऐसा ही रहेगा। अगले 10 साल का यही ट्रेंड है, सबसे ज्यादा जॉब कॉमर्स के अंदर रहेंगी। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ, और मालूम है, एक मिनट, मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? बोलो तो क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देन सेलिंग है, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक मिनट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देन इसमें दोनों कंपटीशन की फीचर्स हैं। कौन कौन से दोनों? एक परफेक्ट कंपटीशन का भी, और दूसरा मोनोपोली का भी। मोनोपोली कैसे? इसमें मोनोपोली कैसे? डेफिनेशन नहीं पढ़ी कर जाए, कल डेफिनेशन नहीं पढ़ी कर जाए, लिखवाई थी ना मोनोपोलिस्टिक डेफिनेशन, नहीं पढ़ी, और एक एक वर्ड समझाया भी था यहाँ। हाँ जी, आप बता सकते हो मोनोपोलिस्टिक की? हाँ, डेफिनेशन नहीं पढ़ा घर जाके? एक मिनट रुक जाओ, पहले बता तेरा नाम क्या है? हाँ, आस्था। ओके, आस्था में तो आस्था रखनी पड़ेगी, नंबर लाएगी। मुझे बता, आस्था तूने घर जाके पढ़ा नहीं क्या? कोई एक मिनट शांत, बीच में बोलना नहीं। हाँ, क्या? पहले वाले वीडियो नहीं देखे, थोड़ा वर्ड। लेकिन कल का जो हमने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन, वो पढ़ी घर जाके? हाँ, वो नहीं। आपको साथ साथ पढ़ने की आदत है घर में जाके? रोज डेली पढ़ते हो? लेकिन कल नहीं पढ़ा। कल नहीं पढ़ा, क्यों? अकाउंट्स कर रहे थे, अकाउंट्स कर रहे थे। इकट्ठे बैठ के कर? नहीं, तुम इकट्ठे बैठ के पढ़ सकते हो तो पढ़ो ना इकट्ठे बैठ के। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ लो एक दिन अकाउंट से इकट्ठे बैठ के। अच्छा, पढ़ के देखना है, पढ़ लेगी इधर। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? आपसे competition has features of both perfect competition एंड मोनोपोली। वेरी गुड। हाँ जी, It is considered a monopoly as far as a particular brand is concerned. ओ वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, अपनी लैंग्वेज। हाँ, आगे। And it uses its monopoly power after facing tough competition from other substitutes. Because there are so many sellers which are producing the clothes. Very good यार, बहुत सही दिया, वेरी गुड आंसर। बस ठीक है जी, यही डेफिनेशन चाहिए थी। अ वेरी ग्रेट डेफिनेशन है जी, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, बहुत सही डेफिनेशन आपने दी। और यही डेफिनेशन थी किसकी? मोनोपोलिस्टिक। कोई बात नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की यही डेफिनेशन थी। आ जाओ, फिर हमने इसके फीचर पढ़े। सबसे पहला फीचर क्या पढ़ा जरा बताओ? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा क्या पढ़ा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और इसके अंदर हमने इम्प्लीकेशन भी पढ़ी थी, याद है थोड़ी सी? जरा बताओगे व्हाट इज दिस पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है? हाँ, हाँ, मैंने पूछा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करो। अच्छा, अमन, ये नमन, हाँ नमन। साबुन का एग्जांपल दिया था आपने। हाँ, नहीं वो छोड़ो एग्जांपल, पहले बताओ व्हाट इज द पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है क्या? मतलब कि एग्जांपल अच्छा चलो एग्जांपल समझाओ। कोलगेट का रहता, जैसे कि आपने बताया था कि कोलगेट करता दांत ही साफ है, पर वही ब्रांड वैल्यू की वजह से। हाँ, और जैसे कि वो उसमें अलग अलग कलर वलर डाल के देते हैं, तो उसके प्राइस डिफरेंशिएशन आता है। हाँ, नहीं वो तो आपने इम्प्लीकेशन बता दी। द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज दैट द फर्म्स कैन चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस, द फर्म्स कैन चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस और डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये तो उसकी इम्प्लीकेशन है, उसकी इम्प्लीकेशन है। मैंने पूछा व्हाट इज द पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंट फर्म्स है वो सेम प्रोडक्ट बनाती है पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से, दैट इज द पॉइंट। और उससे होगा क्या, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन?
The implication is that the firm can charge different price. आप क्लास में सीरियस हो जाओ. The firm can charge different price for the same product, which is a close substitute. ठीक है जी. एक जैसे प्रोडक्ट का अलग अलग फर्म अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकती हैं क्योंकि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ब्रांड वैल्यू के हिसाब से. ये था इसका क्या था, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. यही पढ़ा था हमने. अच्छा, और कौन सा पॉइंट पढ़ा तीसरा वाला? पॉइंट नंबर 3 क्या था? प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. इसमें बहुत ज्यादा होती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिंग कॉस्ट. इनफैक्ट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट इज सेलिंग कॉस्ट. Why? Because in this competition, firm has to give so much advertisement to sell its products. आई थी बात समझ? That was the monopolistic competition के अंदर presence of selling cost. फिर हमने क्या पढ़ा चौथा? Free entry and exit. हमने कहा yes, there is a free entry and there is a free exit, but not as easy as perfect competition. Why? Because there is a huge capital required to enter in this kind of market. जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप चाहो तो अपना टूथपेस्ट बना सकते हो, लेकिन बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए कितने पैसे की जरूरत आपको पड़ेगी, ये मैंने आपको समझाया. ठीक है जी. आ जाओ आगे पढ़ें. इसका नेक्स्ट लिखें फटाफट. नेक्स्ट आ जाओ. ये भी हो गया, सेलिंग कॉस्ट भी हो गया. लिखो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. लिखो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. बायर्स एंड सेलर्स do not have the perfect knowledge about the market condition. Do not have the perfect knowledge about the market conditions. The selling cost create a product superior than others, in the mind of the consumer. And it becomes very difficult for the consumer to evaluate different products in the market. It is very difficult for a consumer to evaluate the different products available in the market. As a result, particular product although high priced is preferred by the consumer. Even if the less priced product is available in the market. Even if the less priced product is available in the market. धीरे भाई धीरे. ठीक है जी. अब सुनो मेरी बात. इधर मालूम है इसमें क्या होता है मार्केट में. इधर सुनो. परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है, ना तो बायर को परफेक्ट नॉलेज है ना सेलर को भी ये नहीं पता कि कितने लोग उसके साथ हैं, और सच्ची मानो तो बायर को भी नहीं पता कि क्या बाय करना चाहिए. बायर के दिमाग के ऊपर तो छाई हुई है कौन? एडवर्टाइजमेंट. सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट.
उसको तो वही एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो दिखाया गया ना वही प्रेफर लगता है, वही अच्छा लगता है, वही सुपीरियर है। उसको नहीं मालूम कि भैया उसके बराबर का प्रोडक्ट मार्केट में उससे अच्छी क्वालिटी का आधी कीमत पे अवेलेबल है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको नाइकी के शूज चाहिए तो नाइकी ही चाहिए क्योंकि ऐड आ रही है, उसको वही चाहिए। उसको अगर ये वाली शर्ट डालनी तो ये वाली शर्ट डालनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सलमान खान डाल के आया था, है उसको ऐसा ही चाहिए। अगर सलमान खान ने आगे से पैंट फाड़ दी और थोड़ी सी ऊपर कर ली तो उसको सबको ऊपर करनी है फाड़ के, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सलमान खान ने भी किया था। पुराने जमाने में ऐसे पैंट डालते थे, लोग बोलते थे भैया ले जा कुछ चेक ले ले, लेकिन आज के जमाने में फैशन है। आई बात समझ में? इधर सुनो मेरी बात गौर से, ठीक है? ये सब क्या है मालूम? ये कौन करता है आपके दिमाग के साथ खेल? आप छोटे बच्चे हो, आपको मालूम नहीं है, ये सब दिमाग के खेल आपके साथ खेले जाते हैं। दे प्ले विद योर माइंड, और फिर आप कहते हो यही सुपीरियर है, चाहे वो महंगा क्यों ना हो। मम्मी यही वाला लेना है क्योंकि इसी की ऐड आती है, यही सुपीरियर है। और मम्मी कहती है बेटे उससे सस्ता, उसके बराबर, उससे नीचा बहुत अच्छे से प्रोडक्ट ना, यही लेना है। और ये क्या होता है मालूम? दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ना आपके पास नॉलेज अच्छी है, और यही सेम काम सेलर के साथ है। एक कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है, जब मार्केट में प्रोडक्ट बनाती है, इस मार्केट के अंदर उसे इस बात का पूरा भरोसा होता है दैट कंपनी विल सेल द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्राइस का मैंने नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ, ये बात सच है कि अगर कंपटीटर से ज्यादा प्राइस होगा तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो अपने कंपटीटर के या तो बराबर में रखेगी या उससे थोड़ा सा नीचे रखेगी, लेकिन उससे ऊपर नहीं रखेगी। ये बात सच है। लेकिन मार्केट के अंदर अपना प्राइस खुद कंपनी तय कर सकती है, क्योंकि ना तो सेलर को परफेक्ट नॉलेज है, ना ही बायर को परफेक्ट नॉलेज है। किसी को नहीं मालूम कौन क्या बाय करना है, बस घुमा रखा है मार्केट के अंदर। बायर के माइंड पे कौन इन्फ्लुएंस कर गया? एडवर्टाइजमेंट। और सेलर को क्या कंफर्म है कि एड के हेल्प से मैं क्या करूंगा? माल बेच लूंगा। ठीक है जी, दैट इज द केस ऑफ परफेक्ट नॉलेज इन इम्परफेक्ट। आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। नॉन प्राइस कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन प्राइस कंपटीशन मालूम है क्या होता है? देखो इधर, आपने एक बात नोट की होगी, आजकल ये बहुत चल रहा है, नॉन प्राइस कंपटीशन। पहले क्या होता था, तेरा सामान कितने का? 1000 का, मैं 900 में बेच दूंगा। ठीक है, 900 में बेच दूंगा तो मेरा बिक जाएगा, तेरा रह जाएगा। ऐसे था। अब पता क्या हो गया है? अब प्राइस गेम खत्म हो गया, अब नॉन प्राइस कंपटीशन चल रहा है। मालूम क्या होता है? मान लो आपने एक्टिवा ले ली, होंडा एक्टिवा तो मालूम है ना, और इस तरफ टीवीएस की बिक रही है, जैसे वो बेच रहा है अमिताभ बच्चन, जुपिटर। इधर होंडा खड़ी है, इधर जुपिटर खड़ी है। आप होंडा के पास गए शोरूम में, हाँ जी हमें होंडा लेनी है, वो बोलेगा मैं 5 सर्विस फ्री दूंगा, पहली 5 सर्विस। अच्छा, और मैं आपके साथ वो मैट, वो शीशे सब फ्री लगा दूंगा, एसेसरीज आई विल गिव यू फ्री। आप चले गए जुपिटर के पास, हाँ जी मैं पहली 10 सर्विस फ्री दूंगा और एसेसरीज भी फ्री दे दूंगा। अच्छा, और कोई फैसिलिटी? हाँ, जब सर्विस का टाइम आएगा ना, हमारा आदमी आपके घर पे आएगा, आपकी गाड़ी ले जाएगा, सर्विस करवा के वापस छोड़ देगा। नो नीड ऑफ टेंशन। लो, आपके दिमाग ने क्या बोला? अरे यार कमाल है, मैं भूल भी गया तो इसका आदमी आके गाड़ी भी ले जाएगा, मेरे तो सारे खर्चे बच गए, और सर्विस भी 10 दे रहा है। 5 चीजें कितना दे रहा है? 10। एसेसरीज भी दे रहा है। इसे कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। ना तो उसने प्राइस घटाया, ना इसने प्राइस घटाया, दोनों ने प्राइस नहीं घटाया, लेकिन क्या कर दिया? गिफ्ट बढ़ा दिए। पर सर उसमें भी तो वो आ जाएगा, ट्रस्ट एक तरह का होंडा में। किसमें? अरे छोड़ो, क्वालिटी की बात ठीक है, जो पक्के कस्टमर है वो तो वही रहेंगे। हमने कहा ना 2 तरह के कस्टमर पड़ते हैं, पहले कहा था ना मैंने, एक वो जो पक्के लटक के रहते हैं, वो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं होंडा को, किसी के साथ मरेंगे अगर ये मर गई तो। और दूसरे होते हैं मेरे जैसे गरीब, थोड़ा सा कुछ ज्यादा वहां मिले थे, वहां शिफ्ट कर जाते हैं। अब मुझे 5 सर्विस फ्री मिल रही है, और क्या मिल रहा है? इतना बड़ा बेनिफिट कि जब मुझे सर्विस करवानी होगी, वहीं से आदमी, मुझे याद भी नहीं रखना, वो सामने से आएगा, एक्टिवा ले, वो होंडा वो जुपिटर ले जाएगा, सर्विस करवा के वापस छोड़ जाएगा। बोलो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। ऐसी कारें भी करती हैं। वोक्सवैगन की कार ले लो, पहली 5 सर्विस फ्री है। मारुति की कार लोगे तो एक भी सर्विस फ्री नहीं है। इवन पहली सर्विस में दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू फॉर द ऑयल। समझ रहे आप? अलग अलग कंपनी ऐसा करती हैं। लेकिन मारुति की गाड़ी लोगे तो क्या कर देंगे? मैट्स, अंदर का एसेसरीज जो है वो आपको फ्री दे देंगे। आजकल उनका फ्री चल रहा है फेस्टिवल सीजन में। हाँ, अभी फेस्टिवल सीजन में फ्री चल रहा है।
ठीक है ना, ऐड आती रहती है न्यूज़पेपर में, आप पढ़ो न्यूज़पेपर ऑलरेडी ऐड आती है कि क्या क्या साथ में फ्री मिल रहा है। ये जो फ्री देने का होड़ है ना, या फिर एक के साथ एक, कभी देखा आपने, बड़ी कोलगेट ले लो, छोटी साथ में 100 ग्राम की फ्री, ये क्या है मालूम? दिस इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। कोलगेट कितने की है? 20 रुपए की। कैप्सूल कितने की है? 19 रुपए की। लेकिन प्राइस किसका कम है? लेकिन कोलगेट के साथ क्या है? एक छोटी कोलगेट फ्री। तो क्या लोगे आप? 100% कोलगेट फ्री, क्योंकि फ्री गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, और ये इस मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। कौन से मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। और ये आप देख रहे हो, ये आपके आसपास हो रहा है, ये आपके आसपास हो रहा है। 4 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, बोनविटा के साथ छोटा सा शैशे फ्री, कितना कुछ चल रहा है। हर ऐसे आइटम के साथ कुछ ना कुछ फ्री चलता है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। चलो लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when the firms compete with each other, when the firms compete with each other without charging the prices of their product, without changing the prices, charging is changing, without changing the prices of their product, by offering free gifts, by offering free gifts, or comma, by having favorable credit terms, or by giving good consumer care after sale। ठीक है जी, 3 तरह से फॉर्म कर सकती हैं, है ना। या तो फ्री गिफ्ट दे दें, एक के साथ एक फ्री हो गया, या आप मान करो एक गाड़ी लेके गए तो साथ में साइकिल फ्री दे दी। ऐसा भी होता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? आज से कुछ टाइम पहले तक एक साइकिल फ्री थी, होंडा की गाड़ी, होंडा सिटी की गाड़ी ले लो, साथ में साइकिल फ्री थी। लेकिन वो कौन सी साइकिल है ये नहीं बताते हैं कि कौन सी कंपनी की है। वो एटलस की उठा के दे देंगे 6000 की। वो तो साइकिल तो है ना, वो बड़ी वाली नहीं, रेंजर टाइप अच्छी। अच्छा सुनो मेरी बात इधर, ये अब लिखो डिमांड कर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मतलब डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं? AR कर्व। अच्छा सुनो, जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर याद करो? रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा था। वहां हमने कहा था द रिलेशन बिटवीन आउटपुट सोल्ड एंड द रेवेन्यू व्हेन मोर सेल इज पॉसिबल एट गिवन प्राइस। वो कौन सा मार्केट था? और हमने कहा था व्हेन मोर सेल इज पॉसिबल एट लोअर प्राइस। वो कौन सा मार्केट था? ओके, परफेक्ट मार्केट के अंदर प्राइस क्या रहता है हमेशा? AR इज इक्वल टू हमने पढ़ा था। और इस वाले प्राइस वाले में, इन परफेक्ट में क्या करना पड़ता है? प्राइस को कम करना पड़ता है। देखो सुनो, मोनोपोली किसका पार्ट है? हमने पढ़ा था मोनोपोली का बनाया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इधर आप लिखो मेरे साथ आउटपुट सोल्ड जल्दी से, और फिर लिखो प्राइस। आउटपुट सोल्ड बढ़ रही है 1 2 3 4 5 6, और प्राइस क्या होती थी इसके अंदर पता है? डिक्रीज। लेकिन आप लिखना नहीं प्राइस की जगह, देखो क्या करते थे हम 6 5, आपने लिखना अभी। ये क्या था मोनोपोली में? ये क्या था मोनोपोली में? और फिर हमने आगे क्या निकाला था जल्दी बताओ। फिर वो तो निकालना आता है आपको ना, प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो, लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर वैसे दोनों के दोनों किसका पार्ट है? इम्परफेक्ट का। लेकिन यहां अगर आपको पूछ ले, कोई बंदा पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, तो ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया नहीं। वहां मैंने क्या कहा था? तीनों एक सारे एक जैसे हैं। अभी भी वही कह रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, अभी भी कहता हूं एक जैसे हैं।
लेकिन एक नई चीज ऐड करता हूं थोड़ी सी, इधर देखना। मोनोप्लिस्टिक के अंदर और ये मोनोप्ली है। मोनोप्लिस्टिक में क्या करना, आप 6 से गिरा के 5.5, फिर 5, फिर 4.5, फिर 4 और फिर आई बात समझ में। अब सुनो मेरी बात सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, ठीक है जी। इसमें जब आप कर्व बनाओगे तो आप देखना क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा कर्व बना के देखो जल्दी से और निकालो फटाफट टीआर, जल्दी निकालो। एक बना के देखो, जल्दी करो, इसके साथ एक कर्व बनाओ। एमआर रहने देना, एमआर को मतलब नहीं है, हम एआर ही चाहिए, बस यहीं तक निकाल लो। एमआर को रहने दो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे। टीआर क्या है बताओ। फिर दूसरा 5.5 इंटू 11 कितना, 11 आ गया। तीसरा, चौथा 18, 20, 21, 20, ओके। एआर भी निकाल लो। इसका फॉर्मूला पता ना, टीआर का भूल तो नहीं गया ना। एआर निकाल लो, निकाल लोगे यार कि मैं निकालू अपना प्यारा कैलकुलेटर। हाँ बोलो क्या करोगे यार। पहला क्या है, पहला यार क्या आया, पहला आया 6, दूसरा क्या है 2.75, तीसरा 1.66, ये यार है क्यों 1.125, ऐसा नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो, एआर निकालने का फॉर्मूला क्या है? नहीं इक्वल कैसे चलेगा? तो एआर का फॉर्मूला क्या है? टीआर डिवाइड बाय, तो फिर सेम ही आ जाएगा। सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, लो। अच्छा अब बनाओ कर्व जरा जल्दी से, अब कर्व बनाओ फटाफट, जल्दी कर्व बनाओ, देखो क्या बनते हैं फटाफट। दोनों के दोनों ऐसे ही बनेंगे। जो एआर कर्व होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो एमआर कर्व होगा वो नीचे चला जाएगा। ये एमआर बनेगा, ये एआर बनेगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऐसे बनेंगे दोनों के दोनों। यहां पे आएगा आउटपुट मतलब सेल्स और यहां पे आएगा प्राइस और एआर एमआर। लो ऐसे ही बनेगा, आप देखोगे ऐसे ही कर्व आएगा, आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा दोनों के अंदर, ऐसे ही बन रहा है। लेकिन जब इनको आप एक साथ बनाओगे ना, एक साथ जब इन कर्व को एक साथ बनाओगे, तीनों के तीनों कर्व को एक साथ बनाओगे, कौन से तीनों, इसमें परफेक्ट कंपटीशन, फिर उसके बाद मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो पता है परफेक्ट कैसा बनेगा? परफेक्ट ऐसा होता है, ये होता है परफेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद एक ऐसा बनेगा और एक उसके थोड़ा नीचे आएगा, ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। मैं लिख देता हूं परफेक्ट कंपटीशन, और ये बनेगा हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ये बनेगा मोनोपोली कंपटीशन। आप तीनों को एक साथ बना के देखना। परफेक्ट तो आपको मालूम है बिल्कुल सेम ऐसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बनेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ये बनेगा मोनोपोली कंपटीशन, ठीक है जी। जो मोनोपोली है ना, मोनोपोली उसका कर्व जो है ज्यादा डीपर बनेगा, स्लोप डाउनवर्ड। जो मोनोपोलिस्टिक है उसका कम बनेगा। मालूम है क्यों? जो मोनोपोली था उसमें प्राइस इधर गिरा था 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। लेकिन इसके अंदर प्राइस गिर तो रहा है, नो डाउन। इफ वी हैव टू इंक्रीज द सेल वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस, ये बात सच है, लेकिन थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। तो मालूम है क्या बन सकता है?
इस तरीके का कर्व बनेगा आपको मोनोप्लिस्टिक का। मोनोप्ली ज्यादा डाउन होगा, मोनोप्लिस्टिक थोड़ा कम होगा, होंगे दोनों डाउनवर्ड, लेकिन ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, मतलब AR कर्व, दिस इज आल्सो AR, दिस इज आल्सो AR, तीनों AR है, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये मोनोप्लिस्टिक है, ये मोनोप्ली है। फर्क इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक बच्चे को समझ में आता है। जो परफेक्ट है वो तो क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। लेकिन मोनोप्ली और मोनोप्लिस्टिक के अंदर कभी मैडम पूछ लेती हैं कि नीचे कौन सा ज्यादा कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन होगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ज्यादा कौन होगा, मोनोप्ली। ऐसा क्यों है, ये भी मैडम पूछती हैं। वाई मोनोप्ली कर्व इज मोर डाउनवर्ड स्लोपिंग कंपेयर टू मोनोप्लिस्टिक, ऐसा मैडम पूछती है। तो ये देखो, सबसे रीजन है प्राइस। वहां प्राइस कितना था, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां प्राइस कितना गिर रहा है, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5। ये है इसके पीछे का बेसिक रीजन। इसका मतलब क्या सर, इसको हम लिखेंगे लैंग्वेज में, तो लिखो, मैं लिखवाता हूं आपको, लिखो जल्दी। डिमांड कर्व अंडर मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन, डिमांड कर्व अंडर मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन is more elastic as compared to monopoly. As compared to monopoly. अब देखो एक बार दोबारा से इधर, इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ये कौन सा कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा मार्केट है ये, परफेक्ट कंपटीशन। फिर हमने कौन सा बनाया, दूसरा कौन सा बनाया, मोनोप्लिस्टिक। और ये कौन सा बनाया, मोनोप्ली। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात गौर से, जितना लाइन सीधी होती जा रही है, क्या हो रहा है, परफेक्ट इलास्टिक। दिस इज परफेक्ट इलास्टिक, दिस इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू मोनोप्ली। ठीक है जी। मोनोप्लिस्टिक कर्व जो है ये मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू मोनोप्ली। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। डिमांड कर्व अंडर मोनोप्लिस्टिक एंड मोनोप्ली कंपटीशन, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, मोनोप्ली कंपटीशन के अंदर भी और मोनोप्लिस्टिक के अंदर भी दोनों के दोनों डिमांड कर्व क्या होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि ये वाला जो कर्व है ये मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू मोनोप्ली। अब आप पूछोगे सर इलास्टिक डिमांड क्या होती है, तो जिन्होंने डिमांड का चैप्टर नहीं पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो तो नहीं समझ पाएंगे कि हम अभी क्या बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड का चैप्टर नहीं पढ़ा, उन्हें सच्ची में समझ नहीं आ रहा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सच कह रहा हूं, आपने नहीं पढ़ा ना चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसके अगला चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इलास्टिक का मतलब होता है, इलास्टिक देखा आपने, इलास्टिक है ना, जिसको हम खींच के छोड़ते हैं वापस वही पहुंच जाता है। इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। हम थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर में पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड। When other things remain same and the price increase of the commodity, the demand decreases and vice versa. पढ़ते हैं ना थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन सुनो इधर, हर आदमी ये बोलता है, इधर गौर से बातें नहीं, हर आदमी ये बोलता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है। लेमैन से पूछोगे ना, भैया आज प्याज 100 रुपए किलो है, आप कितने प्याज खाते हो रोज के, भाई एक भी नहीं खा पाता। फिर 2 महीने के बाद जाओ उससे पूछो, भैया आज प्याज 10 रुपए किलो है, आप कितने प्याज दिन में खा लेते हो, मैं तो 5 प्याज दिन में खा लेता हूं। क्या हुआ, थ्योरी ऑफ डिमांड। यानी जब प्राइस 100 रुपए किलो था तो वो कितने प्याज खाता था, और आज जब प्राइस 10 रुपए किलो है तो कितने खा रहा है दिन में। क्या हुआ, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड उसने घटा दी, और आज प्राइस घटा तो डिमांड। ये हर घर में चलता है, ये हर घर में हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन एवरी हाउस, थ्योरी ऑफ डिमांड। लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड तो समझ में आ जाता है, उसके अगला चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
जब हम ये बोलते हैं ना कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है, लेकिन कितनी बढ़ जाती है और कितनी घट जाती है, कितने प्राइस के बढ़ने से कितनी डिमांड घट जाती है और कितने प्राइस के घटने से कितनी डिमांड बढ़ जाती है, कितनी मैंने परसेंटेज। व्हेन वी कैलकुलेट दैट परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उस चैप्टर को बोला जाता है इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। वो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसको पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा अभी हम क्या बोल रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं दिस इज परफेक्ट इलास्टिक, दिस इज मोर इलास्टिक, दिस इज लेस इलास्टिक, यही बात बोल रहे हैं ना। अभी आपको बोलो दिस कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, दिस कर्व इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू दिस कर्व, बट ये दिमाग में आपके जा नहीं सकती क्योंकि आपने चैप्टर नहीं किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही बात है ना, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर हम कैसे मेजर करते हैं इस चीज को? सो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, सिर्फ एक ही छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको सीखना होता है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ना। सर ये आप कैसे कह रहे हो इलास्टिक, लेस इलास्टिक, ये मोर इलास्टिक, लेस, ये आप कैसे बोल रहे हो? दीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। दो ही टॉपिक है उस चैप्टर में, आप चाहो तो कर सकते हो, वीडियो क्लासेस हैं, आप चाहो तो इस चैप्टर को 2 या 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म है। मैंने भी नहीं आता कि 20 क्वेश्चन करवाए, कुछ समथिंग इतने ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए हैं ना, 10-12 करवाए शायद। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं उसके, हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी करवा रखे हैं। और ये भी बात पक्की है 4 नंबर का पेपर में आता है, 4 मार्क्स का। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, जो बच्चे लेट आए हैं, उनके सिर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैंने आपसे कितनी बार कहा, हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं, बार बार कहता हूं, ये चेंज स्टडी है भाई। चेंज, कोई ना कोई वर्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, फिर आप समझोगे कि हमें, फिर वो वर्ड जो है ना आपको डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको पता लगेगा वर्ड कहां से आया। आई बात समझ में? तो चलो, ये हो गया हमारा डिमांड का वंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ो और लिखो ओलिगोपोली जल्दी से। ये क्या होता है? लिखो ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? ये देखो क्या कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट है। देख रहे हो आप, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है नहीं कर रहा बेचारा, बेचने के लिए है? आपकी गली मोहल्ले में आ गए, कोई बेचारे से खरीदे ना खरीदे लेकिन बेचे। लिखो द टर्म ओलिगोपोली मीन्स, the term oligopoly means few sellers. ठीक है जी, ओलिगोपोली का मतलब है फ्यू सेलर्स, जहां पे बेचने वाले कम हैं। मैं बताऊं ओलिगोपोली कहां लगता है बेसिकली? कारों की कंपनी देखो आप, सीमेंट की कंपनी देखो, सरिया देखो, स्टील। अगर आप गिनना चाहो ना उंगली पे ऐसे, तो आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे गिन सकते हो कार की कंपनी है जो इंडिया में कार बेच रही है। गिन सकते हो आप उंगलियों पे गिन सकते हो कौन कौन सी कंपनी कार बेच रही है। देयर आर फ्यू सेलर्स, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली मार्केट। आगे लिखो जल्दी से। इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर, ये लिखो इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, it is a market structure which is defined by, it is a market structure which is defined by a small number of firms, which is defined by a small number of firms or a small number of large firms. अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डिफाइंड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स और अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स selling homogeneous and different product, selling
homogeneous or different product and are highly mutually dependent for taking price and output decision. है? For taking price and output decision. सुनो गौर से, पूरी डेफिनेशन लिख दी आपने, जरा पढ़ो धीरे धीरे जल्दी से। ओलिगोपोली कैसा मार्केट है, पढ़ो तो। हाँ, ऊंचा ऊंचा, कौन पढ़ेगा ऊंचा ऊंचा? हाँ, ये तो थापा पड़ता है ऊंचा, पढ़ो जरा। The term oligopoly means few seller. हाँ, फ्यू से ठीक है, फ्यू सेलर्स ठीक है। इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक कर लेना उसको, गलत तो ठीक कर ले। इट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ, आगे। It is a market structure which is defined by a small number of firms or a small number of large firms. दोनों अंडरलाइन कर, पूरी लाइन। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। वेरी गुड, आगे। Selling homogeneous or different products. ये भी अंडरलाइन करो, सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट। वेरी गुड, आगे। And highly mutually dependent for taking price and output decision. समझे आप? मतलब यहाँ ओलिगोपोली मार्केट समझना कितना मुश्किल है। किस टाइप की मार्केट है ये, जहां पे फ्यू सेलर्स हैं, वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स, या फ्यू लार्ज सेलर्स हैं, तो फ्यू ही लेकिन बड़े बड़े हैं, फ्यू लार्ज सेलर्स। और कौन से? दोस्त, एक मिनट, दोस्त दे आर सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कहीं पे एक जैसे भी और कहीं पे। अब देखो कुछ कारें होती है ना, सुनो मेरी बात, होमोजीनियस बन जाती है, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसे फीचर्स, कलर भी एक जैसा होगा, ऑलमोस्ट 99% शेप भी एक जैसी हो जाएगी। आप देख रहे हो? तो मतलब ये है, अब देखो सीमेंट की बात करें, सीमेंट की बात करते हैं या सरिये की बात करते हैं, जो सरिया यूज करते हैं मकान बनाते हुए, इट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, होमोजीनियस। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सिर्फ बैग के ऊपर जो कवर है वो भी कई बार एक जैसा कलर हो जाता है, बस नाम का ही फर्क रहता है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। क्वालिटी भी एक है, नाम भी सिर्फ अलग है, सीमेंट की चीज भी एक है, होमोजीनियस है। तो यहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और हाँ, जितनी भी फॉर्म इस मार्केट में होती हैं वो एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंड होती है व्हेन इट्स कम टू प्राइस एंड आउटपुट, व्हेन इट कम टू सेल एंड द प्राइस। यानी एक भी फॉर्म अपना प्राइस ऊपर नीचे नहीं करती बिना दूसरी से पूछे, ये एक दूसरे पे डिपेंड होती है व्हेन इट्स कम टू प्राइस। 1 रुपया भी सीमेंट का प्राइस गिर गया तो उसकी सेल और दूसरे वाले की बंद। आई बात समझ में? ये हालात होते हैं इस मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट सिचुएशन में कितनी खतरनाक बातें हैं, 4 बड़ी बड़ी बातें आई। कौन सा मार्केट है ये? वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, 2 बातें इकट्ठी आ गई। सेलिंग होमोजीनियस एंड डिफरेंट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल सीमेंट एंड स्टील, वो वाली बात भी आ गई। और तीसरी, म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं। किस चीज के लिए? फॉर आउटपुट, यानी सेल्स एंड प्राइस। तो 4 बातें हो गई। ये ऐसा मार्केट है जिसमें फ्यू सेलर्स हैं, या तो हम कहते हैं फ्यू सेलर्स हैं, या कहते हैं फ्यू लार्ज सेलर्स। बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे वाली बात नहीं हो रही। ओलिगोपोली में कौन सी कंपनियां ली गई? जो है तो बहुत कम लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है, उनको माना गया ओलिगोपोली मार्केट में। फ्यू सेलर्स। कार बेचने वाली कितनी कंपनियां होगी मैक्सिमम इंडिया के अंदर? 6 या 7। हाँ गिनो ना, कितनी होगी? मारुति होगी, टाटा हो गई, और ओके वोक्सवैगन, और फोर्ड, और चलो टोयोटा, और अरे ऑडी तो ट्रेड हो रही है, बंद थोड़ी रही है यहाँ पे। हाँ, और वो तो ट्रेडिंग चल रही है, प्रोडक्शन की बात करो। हाँ बोलो ना, 5 हुई अभी तक जिनकी प्रोडक्शन हो रही है, और बोलो कहाँ 5 हुई? छठी बोलो ना, हुंडई
अच्छा है? महिंद्रा टाटा महिंद्रा वो भी टाटा गिन ली, 7 हो गई। उसके बाद होगी है जो MG आप कह रहे हो, जो आप कौन सी Audi कह रहे हो, मर्सिडीज, वो तो ट्रेड हो रही है, ट्रेड। MG तो इंडिया में बनती है। वो तो कहाँ बन रही, कहाँ प्लांट, तो ये इंडिया की कौन सी? Hyundai मार्केट इंडिया की नहीं है। अरे नहीं यार, प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, MG की भी तो होती है। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, क्यों नहीं हो रही सर? किधर है, स्टार्ट होगी करनाल में। हाँ, भारत कब हुई है? कंपनी होगी सर। अच्छा गिन लो, कितनी हुई टोटल, और गिनो। डिस्कवरी किया। डिस्कवरी कहाँ बन रही है? किया का प्लांट जरूर है, मैंने देखा है। हाँ, और जैगुआर वो भी इंडिया में बन रही है। अच्छा चलो और बोलो, और इंडिया में बन रही है। अच्छा और एक मिनट 130 करोड़ जनता के पीछे कितनी कंपनियां हुई है? अभी चल रही है 20 मान ले, 20 20 मान ले। मैक्सिमम 20 होगी। मैक्सिमम कितनी है? 25 मैक्सिमम कितनी? सर 13 है। कितनी? 13। कितनी सर्च किया आपने? कितनी सर्च की? लिस्टिंग कर लीजिए लिस्ट। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, जो आप इधर पता है, सुनो इधर, कोई सुनो मेरी बात, जो आप कह रहे हो ना जैगुआर, फिर ये डिस्कवरी, फिर ये लैंड रोवर, वो एक ही कंपनी का माल है, ब्रांड अलग अलग है। आप क्या बात कर रहे हो, एक ही कंपनी है, सिर्फ नाम अलग है उसका, टाटा के अंदर आ गया सारा कुछ। अब सुनो मेरी बात इधर, फिर आप बात करोगे सर मारुति की डिजायर, मारुति की ऑल्टो, ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी तो एक ही मारुति सुजुकी, समझे आप? मैं सच कह रहा हूँ, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, 10 से 12 कंपनियां आएंगी, इतनी आ रही है ना, 13। सुन लिया आपने भी? इधर देखो, 130 करोड़ जनता के मार्केट के पीछे कितनी कंपनियां? सो देयर आर फ्यू सेलर्स, एंड दे आर नॉट ओनली फ्यू सेलर्स, दे आर फ्यू लार्ज सेलर्स। ये छोटी कंपनियां नहीं है, ये छोटी कंपनियां नहीं है, ये कोलगेट ब्रश नहीं बना रही है। देयर आर फ्यू लार्ज सेलर्स, ऐसे नाम ले सकते हो उसका, फ्यू बट लार्ज सेलर्स। अच्छा उसके बाद क्या? सेकेंडली सेलिंग होमोजीनियस एंड, अभी देखो ना, मैंने कहा ना होमोजीनियस की जब हम बात करें तो एग्जांपल देने के लिए आप दे सकते हो सीमेंट और स्टील, कार का भी दे सकते हो, लेकिन कार की शेप डिफरेंट होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और होमोजीनियस का क्या फंडा है? एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज, इसलिए कार मत बोलना, मैडम गलत कर सकती है। बोलेगी होमोजीनियस कैसे, तो भैया वो हो गया क्या, सीमेंट या स्टील, दे आर होमोजीनियस। अच्छा डिफरेंट कैसे, तो कार का एग्जांपल दे दो, डिफरेंट पूछे तो कार का एग्जांपल। अच्छा आगे क्या, अगला क्या, अगला क्या है आगे? म्यूचुअली डिपेंडेंट या हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। सुनो मेरी बात, मालूम है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मीटिंग करती हैं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं आपस में मीटिंग करती हैं। आप देख लेना, आप अभी इसी सीजन में देख लो, आप ऑलमोस्ट कंपेयर कर लो सभी की सभी का एक जैसी कार। अब ये मत कहना सर मैंने वो टोयोटा की वो देखी, क्या बोलते हैं, सबसे हाई फाई कार, और यहाँ मारुति की देखी ऑल्टो, ऐसा कंपैरिजन नहीं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो मारुति की ऑल्टो पकड़ लो और उस रेंज की सभी गाड़ियों को आपस में कंपेयर कर लो, चाहे वो हुंडई की है, चाहे वो टाटा की है, चाहे एक रेंज, तो आपको एक बात पता लगेगी, ऑलमोस्ट दे आर ऑन द सेम प्राइस। आप देख लेना, ऑलमोस्ट दे आर ऑन द सेम प्राइस। हाँ क्या रहेगा मालूम, प्राइस सेम रहेगा, लेकिन साथ में नॉन प्राइस कंपटीशन भी चलता रहेगा। आपस में नॉन प्राइस कंपटीशन बड़ा होगा, नेक टू नेक कंपटीशन रहता है आपस में, लेकिन प्राइस नहीं घटाती एक दूसरे का। ये प्राइस के अंदर लड़ाई नहीं करती एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से क्या रहती है, प्राइस को लेकर डिपेंड रहती है, प्राइस एक भी कम नहीं करती। ऐसे सीमेंट के अंदर आप देख लो, सारी दुकानें घूम लेना कल अगर टाइम लगे तो, और हाथ में कॉपी ले लेना और साथ में ले लेना एक पेन और लिखना शुरू करना। कितने तरह की सीमेंट है आपके पास? 4 तरह की। प्राइस बोलो, सेम प्राइस, 1 रुपए का फर्क भी आपको मुश्किल से मिलेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप जेके का सीमेंट लोगे तो साथ में आपको जेके व्हाइट पुट्टी का 2 किलो का बैग फ्री, ऐसा हो सकता है। ऐसे आपको ऑफर मिलेंगे मार्केट में कि जेके का सीमेंट का बैग ले लोगे तो साथ में जेके व्हाइट पुट्टी आती है, उसका एक छोटा 1 किलो का या 2 किलो का बैग आपको फ्री मिलेगा 5 बैग लेने पे, ये जरूर मिलेगा आपको। दैट इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। लेकिन जब प्राइस की बात आएगी तो ऑल विल बी सेलिंग ऑन द सेम प्राइस, ऑलमोस्ट सेम, 99%. That's why these big firms are depending on each other
व्हेन इट्स कम टू सेल एंड अ प्राइस। और यहां तक भी मैं आपको बताता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, बड़ी बड़ी कंपनी मालूम है क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, ऐसा बताता हूं, मान लो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाल दिया और गवर्नमेंट को सीमेंट चाहिए, एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है, बहुत बड़ा ब्रिज अभी बन रहे हैं ना, कितने ब्रिज बन रहे हैं, बहुत बड़े ब्रिज में लाखों करोड़ों अरबों टन सीमेंट लगता है। मेरी बात सुनना गौर से, बहुत सीमेंट चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है। और यहां गवर्नमेंट ने टेंडर दे दिया किसको, कौन सा सीमेंट की कंपनी है, नाम अंबुजा सीमेंट। किसको टेंडर दिया, अंबुजा सीमेंट। सारा का सारा माल कौन सप्लाई करेगा, अंबुजा सीमेंट। लेकिन अंबुजा सीमेंट की कैपेसिटी जो है ना, उस टेंडर को पूरा करने के लिए नहीं है, वो पूरा नहीं कर सकता। तो मालूम है अंबुजा सीमेंट क्या बोलेगा, वो अपने एम्प्टी बैग जेके सीमेंट को दे देगा और मालूम क्या बोलेगा, तो अपने यहाँ पे सीमेंट पैक कर मेरे बैग के अंदर और मुझे सप्लाई कर, मैं तुझे उसके अंदर भी कमीशन दूंगा। यहां तक डिपेंड होती है ये कंपनी एक दूसरे पे, इतनी डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर इन कंपनियों की। लेकिन जब बात आती है नॉन प्राइस कंपटीशन की, एक दूसरे गला भी काट देती है, लेकिन प्राइस में कम्पीट नहीं करती है एक दूसरे से, नॉन प्राइस कंपटीशन लड़ती है कंपनियां। है कंपटीशन है, लेकिन वो हिडन है। कौन सा वाला है, नॉन प्राइस वाला। लेकिन जब बात डिपेंडेंस की आ जाए, तो टेंडर को पूरा करने के लिए अंबुजा सीमेंट ने जेके सीमेंट की फैक्ट्री में सीमेंट पैक करवा दिया और वो कर भी देगा, यहां तक भी कर लेती है, एक दूसरे पर डिपेंड होती है। क्योंकि मार्केट के अंदर फ्यू सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स। अगर ये ऐसे डिपेंड नहीं होंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा घुस जाएगा जो इंपोर्ट करके सीमेंट ले आएगा, इसलिए एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। आई मेरी बात समझ। जब एक जंगल में 5 ही लोग रहते हो, चाहे पांचों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे की केयर करेंगे, चाहे दुश्मनी हो। अगर 5 ही लोग होंगे तो एक दूसरे से बात भी करेंगे और केयर भी करेंगे। यही वाली कहानी इनके साथ है तो जंगल राज है, कंपीट तो करना ही करना है, हर किसी ने ऐड देनी है, हर किसी ने कोई ना कुछ कस्टमर को अट्रैक्ट करना ही है। लेकिन जब बात डिपेंडेंस की आती है, जब बात डिपेंड होने की आती है सेल्स पे और प्राइस पे, दे आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। आई बात समझ। तो हमने 5 बातें पढ़ी ना, 4 बातें। कौन सी 4? ओलिगोपोली मीन्स अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स और फ्यू लार्ज सेलर्स, और उसके बाद प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस और ओके एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन व्हेन इट्स कम टू एंड आउटपुट। ये है ओलिगोपोली मार्केट, याद रहेगा आपको। चलो आगे लिखो नेक्स्ट। 2 मिनट ज्यादा हो, क्या हो जाएगा, 10 हो गए। अच्छा लिखो ओलिगोपोली मार्केट इज ऑफ 3 टाइप्स, इनफैक्ट 4 टाइप्स लिख लो, इज ऑफ 4 टाइप्स। अब ये मार्केट भी 4 तरह की होती है आगे। नंबर 1 परफेक्ट ओलिगोपोली, परफेक्ट के साथ लिखना ओब्लिक प्योर, इसे प्योर भी कहते हैं, प्योर ओलिगोपोली, ठीक है। दूसरा इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या इम्प्योर भी कह सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कहते हैं, डिफरेंट। तीसरा कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, जैसे कोलिजिव भी कहते हैं, COLLUSIVE, कोऑपरेटिव को बोलते हैं कोलिजिव, जहां कोलेबोरेशन हो, कोऑपरेटिव या कोलिजिव। और तीसरी नॉन कोऑपरेटिव। ये 4 तरह की ओलिगोपोली मार्केट होती है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा पेपर में नहीं आता। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स और हम इसको कल खत्म करेंगे, ठीक है जी। चलो ओके। तो जो बड़ी क्लास लगाने का सपना